Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is with respect to issues related to electoral funding. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं कि भारत में जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च करने का क्या लिमिट है एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो पर कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 95 लाख रुपीस खर्च कर सकता है इन केस ऑफ लार्जर स्टेट्स, वाइल स्मॉलर स्टेट्स के केस में द लिमिट इज 75 लाख रुपीस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है कौन कौन से लार्जर स्टेट्स होंगे, कौन से स्मॉलर स्टेट्स होंगे। राइट नाउ वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन अपकमिंग मेंस, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट डिटेल कि कौन से स्मॉलर स्टेट्स में है, कौन से लार्जर स्टेट्स में, बट व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग इट बिफोर द प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, देयर आई विल बी गिविंग यू द नेम ऑफ द स्टेट्स विच आर इन लार्जर या स्मॉलर कैटेगरी एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राइट नाउ वी आर सीइंग द ब्रॉडर थिंग्स। तो पॉइंट इज कि लोकसभा के इलेक्शन में 95 लाख का लिमिट है एक्सपेंडिचर को लेकर के फॉर कैंडिडेट फ्रॉम लार्जर स्टेट, जबकि स्मॉलर स्टेट के लिए 75 लाख। वहीं अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लार्जर स्टेट्स के लिए लिमिट फिक्स की है 40 लाख रुपीस और स्मॉलर स्टेट्स के लिए लिमिट है 28 लाख रुपीस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दीज लिमिट्स आर ऑन कैंडिडेट्स हु आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो आप अपने पर्सनल लेवल पे इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, बट देयर आर नो लिमिट्स ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। वो जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर डिस्कशन है। हमारे देश की एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो इलेक्शन के दौरान अलग अलग एक्टिविटीज में कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाया जा सकता है उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। दीज रिपोर्ट्स आर बैक्ड अप विथ डेटा। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया है कि कैसे जो ये लिमिट है एक कैंडिडेट के ऊपर इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज ब्रीच्ड बाय वाइड मार्जिन बाय द कैंडिडेट्स। ये लिमिट भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से ब्रीच करते हैं कैंडिडेट्स, चोरी छुपे बच बचा करके बहुत सारा पैसा कैश में इन्वेस्ट करके स्पेंड करके, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस लिमिट को ब्रीच करते हैं। एट द सेम टाइम सिंस पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो कोई स्पेंडिंग का लिमिट है ही नहीं, इस कारण से इंडियन इलेक्शंस में uneven playing field क्रिएट हो जाता है between different political parties. Those political parties who have used some of money with them in form of donation or other format, उनके पास हमेशा एक एडवांटेज रहता है to win the election, and it creates uneven playing field in democratic processes, and that can be considered as denial of democratic values. तो कंसर्न्स ऑफ हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शंस के दौरान अगर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो इससे क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं वो ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इनकरेज करप्शन, क्योंकि इलेक्शन के दौरान अगर अनलिमिटेड पैसा खर्च करने की आज़ादी हो तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज हो सकते हैं। दे मे गिव डोल्स या ब्राइब्स टू द वोटर्स टू वोट देम। तो इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्रीप इन हो सकती हैं। अनइवन प्लेइंग फील्ड की तो हमने चर्चा की ही। जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, wants to serve the society, yet that individual will not be able to win the election. क्योंकि इलेक्शन में जब मनी पावर एंड मसल पावर comes into picture, then uneven playing field is created, which erodes ultimately democratic values. Influence of black money and criminalization of politics will also come into picture. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो पर कैंडिडेट लिमिट फिक्स किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए तो लोग अलग अलग एक्सट्रीम्स तक रीच करने की कोशिश करते हैं। सो वहाँ पे वो कैश में जमा हुआ काला धन वो इस्तेमाल करेंगे।
द पॉलिटिशियंस विल डेवलप नेक्सस विथ क्रिमिनल्स। और इस तरीके से शुरू होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज क्रिमिनल्स विल हेल्प पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू अमास लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के दौरान इलेक्शन जीतने के लिए। सिमिलरली क्रोनी कैपिटलिज्म विल बी प्रमोटेड। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अलावा, यानी कि क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ हैंड इन ग्लोव्स तो रहेंगे ही साथ जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं दे विल ऑल्सो डेवलप क्लोजनेस विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। इसी को कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म इसलिए प्रमोट होगा व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इलेक्टोरल स्पेंडिंग, क्योंकि इलेक्शन के दौरान पैसों की जरूरत होगी एंड कैपिटलिस्ट के पास बहुत सारा पैसा होता है। तो कैपिटलिस्ट इलेक्शन के दौरान जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी जिनके चांसेस ज्यादा हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और एक बार जब वो पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट जीत जाएंगे, देन नेचुरली क्विड प्रो क्यू विल बी इम्प्लीमेंटेड। क्विड प्रो क्यू मतलब गिव एंड टेक, सरल भाषा में कहें तो जिसने पैसा लगाया है आपके ऊपर इलेक्शन जीतने के लिए उसको अपना पैसा रिटर्न तो चाहिए ही, बिकॉज दीज आर बिजनेस हाउसेस, तो दे वर्क फॉर प्रॉफिट। उनके लिए इलेक्शन प्रोसेस भी एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी है। अब जब उन्होंने पैसा लगाया है तो अब उनको फेवर तो रिटर्न करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट और सम न्यू डील दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू दीज कॉर्पोरेट्स at a very concessional rate. So this is nothing but corruption. Quid pro quo situation arises. Crony capitalism arises when there is no limit on electoral spending. And it creates a vicious cycle of expenditure. होगा क्या कि पॉलिटिशियंस के लिए भी इलेक्शन एक तरीके का बिजनेस एक्टिविटी बन जाता है। इलेक्शन लड़ने के लिए अगर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उसके बाद अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं तो आपको पैसा रिकवर भी तो करना है जो आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो कम से कम ये ऐसे ही सोच होती है कि मेरा 10 करोड़ खर्च हुआ तो कम से कम 20 करोड़ रुपए तो कमाने हैं, प्लस अगले बार इलेक्शन लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो वो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है एंड दैट लीड्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स गेट इरोडेड। मनी पावर एंड मसल पावर गेट्स इनटू इलेक्टोरल प्रोसेसेस। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक सजेशन जो बार बार आता है और कई सारे देशों में वो फॉलो भी होता है, उसका नाम है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन के दौरान जितने भी खर्चे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या उनके कैंडिडेट्स के, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट एक्सचेकर से यानी कि सरकारी खजाने से आना चाहिए। द मनी शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक रिसोर्सेज। हमारा आपका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वहां से आना चाहिए। ऑफ कोर्स इसको लिमिटेड तरीके से करना है, अनलिमिटेड नहीं कर सकते, बट टैक्स पेयर्स के पैसे से ही यानी कि पब्लिक एक्सचेकर से ही पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए सब्सिडीज के तौर पे। उसी पैसे से वो अपना एडवर्टीजमेंट करें, कैंपेनिंग करें। हर एक पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही दिया जाए। जैसे किसी पार्टी के 50 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ एरियाज में, किसी के 100 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 50 कैंडिडेट वाले को 50 लाख रुपए मिले कैंपेनिंग के लिए, 100 वाले को 1 करोड़ दे दिए गए। तो एक बेसिक रूल होना चाहिए जिस हिसाब से फंडिंग की जानी चाहिए फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर टू द पॉलिटिकल पार्टीज। जो फंडिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है। डायरेक्ट फंडिंग मतलब सीधा सीधा कुछ मॉनेटरी असिस्टेंस दे दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। इनडायरेक्ट फंडिंग भी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को एडवर्टीजमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, मीडिया में जा करके उनको कुछ पॉडकास्ट करने होते हैं। तो जो गवर्नमेंट बेस्ड मीडिया है जैसे दूरदर्शन वगैरह, वहाँ पे उनको फ्री सबको पॉलिटिकल पार्टीज को स्लॉट दे दिया, टैक्स बेनिफिट्स दे दिए। जो पब्लिक स्पेस है जैसे कोई कॉमन एरिया है, खानापारा स्टेडियम या खानापारा ग्राउंड, तो वो एरिया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम टू टाइम एलोकेट कर दिया कि आप इस दिन यहाँ पे रैली बुला सकते हैं, दूसरी पार्टी को दूसरे दिन दे दिया बिना किसी फीस के। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट फंडिंग भी की जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। कई सारे देशों में ये स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्वीडन। भारत में स्टेट फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है कई दफा प्रपोज किया गया, बट अभी तक पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। माना जाता है कि अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुरू हो जाए तो reliance on private donation will be minimized, crony capitalism will be curbed, and it will help in bringing transparency in electoral processes and curb corruption. तो 2 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया
दोनों का ओपिनियन जरा देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, या ओवरऑल कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जाए ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेसेस। तो 15th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरा पहले देखते हैं। 15th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एन गोपाला स्वामी जी कहते हैं कि स्टेट फंडिंग इज एन ऑप्शन, एक तरीका ये है तो, बट इट विल मेक नो डिफरेंस अनलेस कैप ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज पुट बोथ बाय कैंडिडेट्स एज वेल एज पार्टीज, और उस कैप को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए। तो स्टेट फंडिंग किया जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे कि एक कैंडिडेट के ऊपर मैक्सिमम कितना खर्च होना है, या ओवरऑल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कितना खर्च होना है। 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं नवीन चावला जी कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के अलावा सीएजी अपॉइंटेड एक पैनल होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज का टाइम टू टाइम ऑडिट करे। इसके अलावा और भी कुछ कमिटीज बनाई गई हैं विच हैव गिवन देयर रिकमेंडेशन ऑन स्टेट फंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इंद्रजीत गुप्ता कमिटी। इंद्रजीत गुप्ता कमिटी हैज गिवन अफर्मेटिव सजेशन इन डायरेक्शन ऑफ स्टेट फंडिंग। इट सेज कि स्टेट फंडिंग वुड एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड amongst different political parties. Law Commission of 1999, it says state funding is desirable. But then there was National Commission to review the working of Constitution. 3 साल में 3 अलग अलग कमीशन या कमेटी आ गए, 1998, 99 एंड 2000। इसका कहना है कि द स्टेट फंडिंग वुड नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क। तो इसने निगेटिवली रिकमेंडेशन दिया है ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग से अननेसेसरीली ह्यूज प्रेशर आएगा ऑन पब्लिक एक्सचेकर, सरकारी खजाने पे अनड्यूली बहुत दबाव आएगा। वैसे भी भारत देश के अंदर कई सारे और भी कमिटमेंट्स हैं, वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डेवलपमेंटल मेजर्स लाने हैं, उसमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज नॉट द राइट वे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस से लेकर के। अब से मैं पूरा आंसर लिख करके नहीं दूंगा, बेसिक हिंट्स लिख करके दूंगा। ये अपना अप्रोच रहता है, मतलब हर साल प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैं धीरे धीरे हिंट्स का नेचर बदलता रहता हूं। तो 2 वीक तक अब थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से हिंट्स दूंगा, उसके बाद और छोटा कर दूंगा। एग्जाम के 1 महीने पहले हिंट्स देना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं, जो आंसर पोर्टल पे सबमिट होना है, उस सवाल के लिए हिंट्स मैं देना ही बंद कर दूंगा एग्जाम के 1 महीने पहले से, अगले दिन उसका हिंट्स दूंगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो नाउ द नेचर ऑफ द हिंट्स प्रोवाइडेड वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, एग्जैक्ट आंसर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। ऐसा सवाल है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए फॉर 15 मार्कर। Next topic is QR code on roads. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, GS paper 4 ethics and integrity में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह भारत सरकार की इनिशिएटिव साल 2000 में लाई गई बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो फॉर स्टेट्स अदर दैन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, भारत सरकार 60% पैसा खर्च करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट 40%। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के केस में भारत सरकार 90% पैसे खर्च करती है और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10%। ओवरऑल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज। गांवों को पक्के सड़क से कनेक्ट किया जाए ताकि वो सड़क सालों भर फंक्शनल रहे, ये नहीं कि बारिश के दिनों में बह जाए। तो पहला फेज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाया गया साल 2000 में, फिर टाइम टू टाइम इसको और फर्दर एक्सटेंड किया गया और भी रिमोट एरियाज को इसके अंदर कवर किया गया। तो सेकेंड फेज वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2013। सेकेंड फेज के अंदर ही साल 2016 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, यानी कि माओइज्म से जो अफेक्टेड एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, इन सब एरियाज के, जिनको हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वहां पे भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड्स बनाए गए ताकि वहां पे डेवलपमेंट आए। जब डेवलपमेंट आएगा तो उस एरिया में लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिससे फिर लोगों का एलिजियंस टुवर्ड्स माओइस्ट ग्रुप कम होगा। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हम लोग पढ़ते हैं, आगे आपको मेंस में पढ़ाया जाएगा ड्यूरिंग इंटरनल सिक्योरिटी,
उसमें एक इनिशिएटिव आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, in order to provide developmental opportunities in the left wing extremism affected areas. Coming back to the discussion, तो सेकेंड फेज 2013 में लाया गया। उसी सेकेंड फेज में 2016 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज को भी फोकस किया गया, वहां पे भी ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड्स बनाए गए। देन थर्ड फेज वाज ब्रॉट इन 2019, इवन फर्दर रिमोट एरियाज को कवर किया गया। न्यूज ये है कि पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने फोर्थ फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया है, जिसमें फोकस रहेगा टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटीज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। जो बहुत रिमोट एरियाज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको भी अब पक्का रोड बना करके दिया जाएगा अंडर फोर्थ फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके कुछ और नियम समझिए कि एक बार जब रोड बन जाता है तो रोड बनने के बाद जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो रोड बनाया है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को उस रोड को मेंटेन करना होता है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अब कॉन्ट्रैक्टर रोड को ठीक से मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए एक मोबाइल बेस्ड वेब ऐप है जिसका नाम है ई मार्ग। तो ई मार्ग की मदद से होता क्या है, कैसे चेक किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस का काम ठीक से कर रहा है या नहीं, वो समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस करेगा रोड का, उसके बाद अपने बिल सबमिट करेगा। अब बिल सबमिट जब हो जाता है तो उसके बाद जो फील्ड इंजीनियरिंग स्टाफ्स हैं पीडब्ल्यूडी के, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, यानी कि सरकारी जो स्टाफ हैं, वो फिर रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि मेंटेनेंस सच में ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। रूटीन इंस्पेक्शन करने के बाद रोड का फोटो निकाल करके, अलग अलग एरियाज के फोटो निकाल करके भुवन पोर्टल पे अपलोड करते हैं जियो टैगिंग करके। तो भुवन पोर्टल भारत सरकार द्वारा, इसरो बेसिकली उसने डेवलप किया है एक सैटेलाइट बेस्ड पोर्टल, जिसपे हम लोग कोई भी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और जियो टैगिंग कर सकते हैं। जियो टैगिंग मतलब उसको लिंक कर सकते हैं विथ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे आप अपने घर का फोटो खींच करके और उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ अपने घर के फोटो को टैग कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है जियो टैगिंग। तो भुवन पोर्टल को डेवलप किया गया है मेनली गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या एमजी नरेगा स्कीम के अंतर्गत जो भी बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बने हैं कि नहीं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए डिजिटल तरीके से जियो टैगिंग की जाती है। इसमें फोटो खींच करके भुवन पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, जिसको क्रॉस चेक करने के बाद ही पेमेंट क्लियर होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को रोड मेंटेन करना है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब कॉन्ट्रैक्टर रोड मेंटेन करने के बाद बिल सबमिट करेगा। बिल सबमिट होते ही बिल क्लियर नहीं किया जाता है, फिर फील्ड इंजीनियरिंग स्टाफ फ्रॉम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो रूटीन इंस्पेक्शन करेंगे, फिर वो फोटो निकाल करके भुवन पोर्टल पे अपलोड करेंगे, जियो टैगिंग करेंगे कि इस एरिया का रोड ऐसा है, इस एरिया का रोड ऐसा है, और रोड सच में अगर ठीक से मेंटेन होगा तभी कॉन्ट्रैक्टर का बिल क्लियर किया जाएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रूरल रोड इज पार्ट ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए इसका मेंटेनेंस ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट भारत सरकार ने ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिए हुए हैं, जैसे ई मार्ग ऐप एंड ऑल, ताकि ये जो मेंटेनेंस का काम है इसमें कोई करप्शन ना हो। तो ये जो ई मार्ग ऐप है, इसको डेवलप कराया है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDNA। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका काम है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो एक अलग से बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आई एम सो सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये एक अलग से बॉडी है। उसी बॉडी का काम होता है कि ये ऐप बनवाए, उसने बनवाया है ये ऐप ई मार्ग, और इस ऐप की मदद से स्टेट गवर्नमेंट्स मेनली ध्यान रखते हैं कि रोड ठीक से मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो ये तो बात हो गई ई मार्ग ऐप की, विच इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस। अब करंट न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब ई गवर्नेंस का एक और मैकेनिज्म ऐड किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम ई मार्ग ऐप। अब क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाया जाता है, उसमें सड़क के किनारे कुछ कुछ डिस्टेंस पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन बोर्ड रहता है, जिसमें उस
सड़क के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किए जाते हैं। अब एज पर द न्यू रूल्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पे क्यूआर कोड भी होगा और वो क्यूआर कोड को कॉमन पब्लिक, हमारे आपके जैसे लोग स्कैन करके उस क्यूआर कोड की मदद से उस रोड के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उस रोड को बनाया किसने है, कब बना, कौन मेंटेन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है। और अगर रोड पे कहीं भी कुछ खराबी है, रोड ठीक से मेंटेन नहीं हुआ है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके फिर हम लोग रोड का फोटोग्राफ खींच करके अपलोड भी कर सकते हैं एज ए फीडबैक विंडो। तो इस तरीके से जो क्यूआर कोड मैकेनिज्म लाया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर ही क्यूआर कोड होगा, ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस वेयर द कॉमन सिटीजन्स कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्कीम, जहां पे कॉमन सिटीजन्स मेनली प्ले द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एफिशिएंट रियल टाइम फीडबैक। तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में काफी हेल्पफुल रहेगा ये क्यूआर कोड। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंस्पेक्शन करने वाले पीडब्ल्यूडी के स्टाफ हैं और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिल करके करप्शन कर लें, गलत फोटो अपलोड करें। उस केस में नाउ दिस क्यूआर कोड विल प्रोवाइड अ चेक। तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन। प्लस ये जो ई मार्ग ऐप है या जियो टैगिंग ऑन भुवन पोर्टल है, इट इज ओवरऑल अ गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी टू द कॉमन पीपल। तो ये सब आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट इस्तेमाल होगा इसका एथिक्स पेपर में। एथिक्स पेपर में अलग से आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि हाउ ई गवर्नेंस कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग corruption and improving government service delivery. There you can use this QR code and e-mark app as well as Bhuvan portal as a good initiative. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भुवन ऐप के बारे में एपीएससी ने मेंस में ये सवाल पूछा था कि व्हाट इज भुवन स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। भुवन एक नेशनल जियो पोर्टल है जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक गूगल मैप्स। तो डेवलप किया है इसरो ने। भुवन ऐप पे लॉगिन करके और किसी भी स्कीम के अंतर्गत क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है उसका फोटो खींच करके अपलोड किया जा सकता है, जियो टैगिंग की जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में सच में घर बनाया गया कि नहीं बनाया गया और घर बना करके किसको अलॉट किया गया। एमजी नरेगा के अंतर्गत सच में काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो क्या हुआ। जैसे रूरल एरिया में, कॉमन एरिया में पॉन्ड बनाया गया कि नहीं बनाया गया, बनाया गया तो फोटो खींच करके डालना होगा। ये सब जियो टैगिंग की जाती है थ्रू भुवन पोर्टल। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब फोटो खींच करके अपलोड की जाएगी। तो इससे क्या है कि करप्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है भुवन स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से। Next topic is about Asia is warming twice as fast as rest of the world. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया हैज रिकॉर्डेड वार्मेस्ट ईयर एवर इन 2024। 2024 एशिया के लिए अभी तक का सबसे गर्म साल था सिंस रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर हैज बिगन। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, एशिया या एशियन जो कॉन्टिनेंट है, इसका वार्मिंग का रेट इज ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। जिस रफ्तार से दुनिया में वार्मिंग हो रही है उससे दुगनी रफ्तार से एशिया में वार्मिंग हो रही है। और एशिया में ज़्यादा फास्टर तरीके से वार्मिंग के कारण कई सारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ग्लोबल वार्मिंग के मेनली एशिया में देखने को मिल रहे हैं। जैसे एशिया में भी भारत की बात की जाए तो इट इज सीवियरली गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं। अकेले भारत में पिछले साल लगभग 450 लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा है मेनली फ्रॉम द हिमालयन रीजन। और एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्टडाउन के कारण हो क्या रहा है कि द सी लेवल इज राइजिंग। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो मेनली वो पानी जो है वो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में एंड इट विल गेट
मर्ज विद द ओशन, तो सी लेवल इज राइजिंग एट ए फास्टर पेस, उस कारण से जो कोस्टल एरियाज का सबमर्जेंस हो रहा है, अगेन इंडिया इज हेविली नेगेटिव impacted heavily impacted in negative manner, रीजन मीन कि भारत का कोस्ट लाइन बहुत लंबा है। तो एक तो एशिया सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हो रहा है, डबल वार्मिंग हो रही है एशिया की, और उस कारण से एशिया के अंदर हीट वेव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, सबमर्जेंस देखने को ज्यादा मिल रहा है, बट उसमें भी भारत के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेडलिएस्ट साइक्लोन्स हैव बीन सीन इन रिसेंट टाइम, जो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी है वो हाल फिलहाल में बढ़ी हुई दिख रही है। फॉर एग्जांपल साइक्लोन मिचोंग कॉज्ड हेवी फ्लडिंग इन चेन्नई, साइक्लोन बिपर जो है कॉज्ड हेवी डैमेज इन गुजरात। तो भारत को ही सबसे ज्यादा असर देखने को भी मिल रहा है ओवरऑल इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिल रहा है, एशिया में, एज पर दिस रिपोर्ट इन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ध्यान रहे कि कभी भी अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आंसर आपको लिखना है, और ग्लोबल वार्मिंग में तो प्रश्न आता ही आता है जीएस पेपर 3 में, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विथ सम डेटा। उसमें ये डेटा काफी हेल्पफुल रहेगा। सीधा रिपोर्ट का भी नाम मेंशन कर दो कि ये वाली रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा वार्मिंग एशिया में हो रही है। ये भी थोड़ा समझते हैं कि एशिया के अंदर ही वार्मिंग इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। देखिए, एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लैंड मास इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज भी हैं, इंडियन ओशन भी है, पास में पैसिफिक ओशन भी है ऑन द ईस्टर्न साइड, बट लैंड मास इज बिगर एंड लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। और यही कारण है कि चूंकि एशिया का लैंड मास एरिया ज्यादा है, इसी कारण से एशिया जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, और यही कारण है कि वार्मिंग रेट ऑफ एशिया इज ट्वाइस द एवरेज वार्मिंग रेट ऑफ द वर्ल्ड। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइजिंग मैनोस्फीयर रेट टू जेंडर इक्वालिटी, यूएन विमेन का रिपोर्ट। इस आइडिया को बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपर 1 एसे राइटिंग में, अगर विमेन के ऊपर कोई एसे है तो, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी। समझते हैं क्या है मैनोस्फेयर। देखिए, ऑल दोज वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन फोरम्स which heavily emphasizes on masculinity and promotes misogyny, यानी कि वेमेन के अगेंस्ट हेट्रेडनेस प्रमोट करता है और एक्सेसिवली मैस्कुलिनिटी पे एम्फेसाइज करता है, ऐसे तमाम जो ऑनलाइन साइबर स्फीयर्स हैं इनको कहा जाएगा मैनोस्फीयर। दे टेंड टू अपोज फेमिनिज्म। इट इंक्लूड्स नेटवर्क ऑफ ऑल ऑनलाइन मेन कम्युनिटीज हु टेंड टू प्रमोट एंटी फेमिनिस्ट टेंडेंसी, सेक्सिस्ट बिलीव्स। हाल फिलहाल में यूएन वुमेन, जो एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2010 में बनाया यूनाइटेड नेशन ने, जिसका लक्ष्य है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड जेंडर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उस यूएन वुमेन ने हाल फिलहाल में कहा है कि राइजिंग मैनोस्फेयर इज थ्रेट टू जेंडर इक्वालिटी। मैनोस्फेयर इज राइजिंग। अब मैनोस्फेयर क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिजिटल एनोनिमिटी। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखने के कई सारे तरीके हैं। इस कारण से आप कुछ भी तरीके का हेट्रेडनेस फैला सकते हैं विदाउट हैविंग लीगल कंसिक्वेंसेस टू मेक इट इजियर फॉर स्प्रेडिंग मिसोजिनी, यानी कि हेट्रेडनेस अगेंस्ट वीमेन। सोशल मीडिया एल्गोरिथम इज ऑल्सो देयर। आप जिस तरह की चीजों को ढूंढना चाहेंगे वो और ज्यादा आपको रिकमेंडेशन के तौर पे मिलेगा। तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम जो है, इट इज एम्पलीफाइंग साइबर बुलिंग ऑफ विमेन एंड एंटी विमेन नैरेटिव। अब कुछ भी एक घटना हो गई, सोनम और राजा की घटना हो गई मेघालय में, अब उस कहानी को लेकर के थोड़ा सा अगर खींच दिया जाए, विमेन ऐसा ऐसा कर रही हैं, दो चार और लोगों को जोड़ दिया उससे कि देखो उस ब्लू डब्बे में मार करके डाल दिया था, अब उसके बाद क्या होगा कि एल्गोरिथम विल कम इनटू पिक्चर, इट विल एम्पलीफाई सच नैरेटिव्स एंड विमेन विल बी प्रोजेक्टेड as very evil for the entire community, men community। और फिर इसी एल्गोरिथम का फायदा उठाते हुए देयर आर सम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं। इसमें एक नाम बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है आजकल, एंड्रयू टेट।
They portray the idea of men as victims of feminism. Such narrative is becoming very very popular. और इन सब कारणों से मैनोस्फेयर इज ऑन द राइज. मैनोस्फेयर के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वीमेन को डिजिटल अब्यूज फेस करने को मिलता है, वीमेन को साइबर बुलिंग फेस करना होता है. मैनोस्फेयर को काउंटर करने के लिए भारत में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रूल लाए गए 2021 में, विच रिक्वायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ कंप्लेन. एक भारत सरकार की इनिशिएटिव है डिजिटल शक्ति इनिशिएटिव एम्ड एट काउंटरिंग साइबर बुलिंग ऑफ वुमेन. कल जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आईएमईसी से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. जो इंटैंगल्ड पार्टिकल्स हैं दे रिमेन को रिलेटेड रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ये स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है. क्वांटम इंटैंगलमेंट के कारण इंफॉर्मेशन आर सेंट फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज ट्रू, बट अभी तक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन उसके थ्रू संभव नहीं हो पाया है. दो पॉइंट्स के बीच में अगर इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं एट अ स्पीड विच इज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ब्रोकन हो जाता है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं रह पाता है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फ्यूचर में हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाता है. अंबुबाची मेला से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये समर सोलिस्टाइज से कॉन्साइड करता है, नॉट विंटर सोलिसिटाइज. यहाँ पे अगेन शिलोंग से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.